हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम 24 तारीख को होने वाली है, उसका हम पीईटी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और देखेंगे एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करके हम ये अनुमान लगाएंगे कि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला दिया, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साँच का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दे रखा आलमगीरपुर, बी बहावलपुर, सी अतरंजी खेड़ा, डी देगा कौशाम्बी। तो इसका ऑप्शन सी होगा अतरंजी खेड़ा, ये सही होगा। देखिए हम दो काल के बाद में चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया उत्तर वैदिक काल, दूसरा एक होता है ऋग वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल हमारा होता है उसका टाइम पीरियड होता है 1500 BC से लेके 1000 BC तक, और जो उत्तर वैदिक काल होता है इसका टाइम पीरियड होता है 1000 BC से लेकर 600 BC तक। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के भाग में बुद्ध के धर्म उपदेशक का उल्लेख मिलता है। कहता है किसमें धर्म उपदेशक, जो बौद्ध के धर्म उपदेशक हैं, किसमें धर्म उपदेशक का उल्लेख मिलता है। 3 देख रहा है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, और चौथा ऑप्शन सी देखा ए भी दोनों। तो देखिए जो सुत पिटक है इसमें बुद्ध के धर्म उपदेश का उल्लेख मिलता है, जबकि देखिए ध्यान दें एक बात, ये सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये तीनों ही बौद्ध ग्रंथ हैं और तीनों को मिलाकर हम त्रिपिटक बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखा, लिंगायत समुदाय, लिंगायत किस समुदाय का अंग माना जाता है। ऑप्शन ए दिया वैश्व, दूसरा दिया आजीवक, तीसरा दिया सनक संप्रदाय, चौथा दे रखा है शैव संप्रदाय। तो देखिए लिंगायत, जैसे भगवान शिव के हम लिंग की पूजा करते हैं, उसी से रिलेट करके हम इसे याद कर लें कि शैव संप्रदाय से ये संबंधित है। चौथा क्वेश्चन देखा, धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगी की रचना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन होगा सी कल्याण ने की थी। पांचवा, मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित की गई थी। तो मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग होता था। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी सही होगा, उपज का 6ठा भाग। छठा दिया, बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था। ऑप्शन ए दिया 16 अक्टूबर 1905, बी दिया 16 अगस्त 1905। तो देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और बंगाल विभाजन के बाद ही जोरों से हम स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। सातवां दिया, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए कृष्ण कुमार मिश्र, बी दिया तिलक, सी दिया लाला लाजपत राय, डी दिया महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कृष्ण कुमार मिश्र ने। आठवां दिया है, पहली बार स्वराज्य की मांग किसने दी थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी दिया कुणाल कृष्ण गोखले, सी दिया भगत सिंह, डी दिया दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन डी होगा दादा भाई नौरोजी। छठा क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो कांग्रेस का जो 1906 का अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी को ही भारत का वयोवृद्ध भी बोला जाता है, अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है। दशा, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सलीमुल्लाह का, बी आगा का, सी दिया ए बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखें इनमें ऑप्शन नंबर सी सही है, सलीमुल्लाह का, ए ढाका से थे। 11वां क्वेश्चन, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग भूमि है। तो ऑप्शन ए होगा 20%, बी है 30%, सी है 35%, डी है 40%। तो देखें यहाँ ऑप्शन बी को लगभग 30% सही मानेंगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो जल का हिस्सा होती है 71.8 पॉइंट की समथिंग होती है। तो अगर 100 में से हम 71 घटाएंगे तो लगभग 29 अर्थात 30% के हिसाब 30% के बराबर होगा। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं।
जो सतह पृथ्वी की सतह को 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे ऊपरी भाग को प्रॉपर्टी बोला जाता है और निचले वाले को क्रोड बोला जाता है, जिसमें मेंटल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में सही ऑप्शन होगा सी, प्रॉपर्टी। देखें, जो पृथ्वी की लेयर होती है 3 लेयर होती है, 1 2, पहला हो गया, दूसरा होगा 3। इसमें जो पाया जाता है वो सीमा होती है, बीच में जो होती है शिला होती है, और नीचे जब होती है जहाँ पे मेटल पार्ट होते हैं, लावा पिघले होते हैं, ये होती है नीफे। जो सीमा है इसका मतलब है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इस बीच का जो भाग होती है इसे बोलते हैं सिलिकॉन, और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। और सबसे निचले भाग जो धातु होती है, मेटल के रूप में होती है, इसमें होता है निकल और आयरन, निकल, और ये होती है आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां। पंजाब में बड़ी संख्या में अप्लावन नहर है, इसमें जल कहाँ से आता है? तो ऑप्शन डी सही है इसका, सतलज नदी से जल आता है। 14वां क्वेश्चन लेंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है? देखिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में पूछा है। कह रहा OTE का फुल फॉर्म क्या है? जो OT है इसे बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी सही है। 15 नंबर पे आते हैं, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो देखें, भारत का मैप जब हम बनाते हैं तो देखिए, एक कोस्टल एरिया जो होती है, एक गुजरात वाली एरिया हो गई, और जो ए होती है केरल वाला, इस वाले को पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसी को सह्याद्री को बोलते हैं हम, सह्याद्री। और जो ए होती है पूर्वी हिस्सा, इसे कोरमंडल तट बोलते हैं। ये तमिलनाडु का क्षेत्र होता है, और ये केरला की क्षेत्र होती है। तो ऑप्शन सही क्या होगा? पश्चिमी घाट, डी। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दे रखा है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए, एक किस क्षेत्र में पूछा है, तो जो क्षेत्र होते हैं, एक कृषि सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एक प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, एक टर्शियरी क्षेत्र होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र में आती है उसमें कृषि आती है, तो कहता है छुपी हुई बेरोजगारी ये हमेशा कृषि क्षेत्र में मिलते हैं। और जो टर्शियरी क्षेत्र होते हैं इसमें हमारे उद्योग धंधे हो गए, ये सब टर्शियरी में आते हैं। 17वां क्वेश्चन देखेंगे, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? ऑप्शन ए निर्माता पे, बी देखा है विश्व की अर्थव्यवस्था पे, सी दे रखा है उपभोक्ता पे, डी रखा है बिचौलिया पे। तो सही ऑप्शन इसका होगा निर्माता पे। 18वें नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, बी देखा है दास कैपिटल, सी देख रखा है वैल्यूअल एंड कैपिटल, डी देखा है एशियन ड्रामा। तो ऑप्शन बी सही होगा, दास कैपिटल। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, दे रखा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, बी दे रखा है केवल शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, सी दे रखा है केवल शहरी क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार, और डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों से। चलिए 20वें नंबर में, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं प्रगतिशील कर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी करता है? तो अर्थात कहने का मतलब इसका ये है कि अगर कोई सरकारी ज़मीन है, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति, अन्य व्यक्ति उस पर अपना कब्जा जमा रहा है, तो हम उसको किस रीट के तहत रोक सकते हैं? तो ऑप्शन डी पढ़ें, अधिकार परीक्षा है, इसके द्वारा रोका जा सकता है। 22 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो देखिए, जो प्रारंभ में भारतीय संविधान था
उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे हमारे, लेकिन जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1978 का, उस समय जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया और उसे एक लीगल अधिकार करके, अर्थात एक कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार न रख के एक कानूनी अधिकार बना के उसे 300A में डाल दिया गया। तो अब कितने बचे? पहले 7 थे, एक निकल गया, अब 6 बचे। कुल कितने हैं? 6। आपका ऑप्शन बी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होता है? तो देखिए, जो महाभियोग लगाते हैं हम राष्ट्रपति पे, हम लोकसभा के द्वारा भी हो सकता है, राज्यसभा के द्वारा हो सकता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा लगाया जाता है। इसे बोलते हैं इम्पीचमेंट लाना। 24 क्वेश्चन दे रखा है। संसदीय स्वरूप की सरकार में 4 ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला दे रखा है विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा दे रखा है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा ऑप्शन दिया है न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। देखें ऑप्शन बी को पढ़ें, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, और सी देखें विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए ऑप्शन बी सही होगा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखा, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है प्रत्येक आम चुनाव के बाद वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, सही है। दूसरा दे रखा है प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, ये गलत है। तीसरा दे रखा है संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, ये भी गलत है। डी दे रखा है संसद को कभी संबोधित नहीं करते हैं, ये भी गलत। पहला सही है, अर्थात प्रत्येक आम चुनाव के बाद वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी के प्लान वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। तो देखिए कुल ऊर्जा कह रहा कम वेग पे, जो इसकी स्केप वेलोसिटी है उससे कम वेग पर लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए 0। देखिए स्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी है अगर हम जमीन से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से प्रक्षेपित करें तो, और वो पृथ्वी के जोन से बाहर निकल जाए, तो वो वस्तु कभी लौट कर वापस पृथ्वी पे नहीं आती, तो इसे हम प्लान वेग बोलते हैं। प्लान वेग को बोलते हैं v = √2 × v बोलते हैं, अर्थात जो इसकी वेलोसिटी होती है v, जो इसकी वेलोसिटी है ये √2 गुना होती है पृथ्वी के कक्षीय वेग का। अर्थात हम इतना वेग दे दें तो ये जो वस्तु होती है पृथ्वी के जोन से बाहर निकल जाती है और कभी वापस पृथ्वी पर लौट नहीं होती है, इसे स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अगर यही वस्तु को अगर हम चंद्रमा से प्रक्षेपित करें तो वहाँ पे जो स्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड से हमें वस्तु को प्रक्षेपित करना पड़ेगा, तो वस्तु वापस लौट के नहीं आएगी, इसे स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है टेस्ला चुंबकी की इकाई है। पहला क्षेत्र की, दूसरा दे रखा है प्रवाह की, तीसरा दे रखा है प्रेरण की, और डी ऑप्शन दिया संवेग की। तो देखिए टेस्ला जो होती है चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा होती है, इसे बी से दर्शाते हैं, b = 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को टेस्ला बोलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए एल्युमिनियम किसका अयस्क है? इसका सही ऑप्शन ये होगा ए, बॉक्साइट का। इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O, इसे कोरंडम भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में, नाभिकीय बल है। ऑप्शन ए दे रखा है लघु पराश्रयी प्रतिकर्षण बल, बी दे रखा है लघु पराश्रयी आकर्षण बल, सी दे रखा है दीर्घ पराश्रयी प्रतिकर्षण बल, डी दे रखा है दीर्घ पराश्रयी आकर्षण बल। तो देखिए बी पढ़ें लघु पराश्रयी आकर्षण बल, ये बी ऑप्शन सही होगा। जबकि हम जानते हैं जो न्यूक्लियस होती है, एटम्स की न्यूक्लियस होती है, इसमें जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं
ये इसके नाभिक में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है इनके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो क्वेश्चन पूछता है जो परमाणु के नाभिक में कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो 2 होते हैं, न्यूट्रॉन धन प्रोटॉन। 30 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, पुंकेसर अपने परागकोशों से और पत्तियों से किसमें परस्पर मिलते हैं। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। पुंकेसर और परागकोशों से और पत्तियों से किसमें परस्पर मिलते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है यूफोविरेसी, बी दे रखा है लिग्नोमिनोसी, सी दे रखा है लिलिएसी, डी दे रखा है कंपोजिटी। तो सही ऑप्शन इसका होगा यूफोविरेसी। 31 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, दे रखा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। देखिए 50 संख्याओं का औसत दे रखा है, 38 दे रखा है। ये 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम जानते हैं कि औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर हम पदों की संख्या निकालना हो, देखिए अब यहाँ से उसको निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग इक्वल टू औसत इंटू नंबर ऑफ टर्म n। तो यहाँ देखेंगे इसका सम हो जाएगा, औसत दे रखा है इसने 38 और टोटल नंबर देखा 15। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे टोटली, तो देखें 0 8 25 40 को 0 4 आ गया कॉमन, उसके बाद 5 3 15 15 4 कितने होंगे 19 1900 हो गया। अर्थात टोटल पदों का योग हो गया 1900। लिख लेते हैं इसको, सम कितने हो गए 1900। अब क्वेश्चन को पढ़ें। अब ये कह रहा है कि 2 संख्याएं 45 और 55 को निकाल दिया जाए। तो चलिए 45 और 55 को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, माइनस कर देते हैं 43 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 1900 माइनस, दोनों को जोड़ेंगे 100 होगा, पूरा हो जाएगा आपका 1800। अब आगे देखिए निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो शेष कितने बचे आप ही सोचिए, 50 थे, 2 को मैंने निकाल दिए, अब कितने बचे 48। अब 48 में 1800 में 48 का भाग दे दीजिए, तो 1800 में 48 का भाग देंगे तो टोटली संख्याएं जो होंगी हमारी ये आ जाएगी 37.5 की। अर्थात ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे 32 पे आते हैं। दे रखा है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसने दे रखा है यदि एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने % घटाया जाए ताकि मूल्य के मूल स्तर पर वापस आ जाए। अर्थात इसके कहने का मतलब समझिए, इसके कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि यदि एक टेलीविज़न का सेट है, अगर उसका मूल्य हम 25% बढ़ा दें तो कह रहा है कि जो नया मूल्य है उसको कितने % घटाएं कि इसके जो मूल है, जो पहले का मूल्य है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट फार्मूले से करें। इसके लिए फार्मूला होता है R/100 इंटू 100 से कर लें। तो आर का मान देखिए, दर कितने दिया है 25% बढ़ा दिया है, तो ये 25, आर का मान 25 दिया है, यहाँ 25 रखेंगे प्लस 100 करेंगे 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 25/125 इंटू 100। एक कट हो जाएगा 25 25 125, अर्थात हो जाएगा 1/5 इंटू 100। अब इसे काटेंगे तो 20% हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए दूसरे तरीके से भी कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से आसान तरीके से करते हैं। इसमें दे रखा है कि यदि सेट का मूल्य 25% बढ़ा दे। 25% बढ़ाने का मतलब क्या, यदि 25% बढ़ाने की बात करें 25% इंक्रीमेंट है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 25% को 1/4 लिख सकते हैं।
तो देखिए 4 से 1 बढ़ा 5 हो गया, 4 से बढ़ के 5 हो गया। अब आपको आगे पढ़ के रहा कि कितने % घटाया जाए ताकि मूल्य पे कोई प्रभाव ना पड़े, वापस आ जाए। वापस आने का मतलब क्या, जो पहले का था उस पे आ जाए। तो देखिए 4 से क्या हो, एक की वृद्धि है, किस पे है, 5 पे है, गुणे 100 अर्थात कितना 20%। ऑप्शन कौन सा सही है, इससे सही है। अब 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 2/3, 3/5, 5/8 में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने से आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ें। अब देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीके से, आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहला दे रखा, देखिए आप ध्यान से देखें, 2/3, 2/3, दोनों बीच अंतर कितना है, 1 की है। 3/5 अंतर कितनी है, 2 की है। अब देखिए 5/8 अंतर कितनी है, 3 की। इनकी एलसीएम ले लें, 1 2 3 की अंतर क्या होगी, एलसीएम हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब ध्यान दें 6 को, अब एक जो पहले वाले हैं इसको जो डिफरेंस है उससे भाग दें। 6 को 1 से भाग देंगे कितना, 6। अब 6 में 2 से गुणा कर दें, ये ऊपर वाले अंश वाले पार्ट में, तो ये हो जाएगा 12। अब फिर से देखें, ये 3 दिया है, तो देखिए इसका क्या है, एलसीएम वाला पार्ट 2 है। 2 में अगर 6 का भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 ये दे रखा था, 3 3 का 9, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई हमारा 9। अब तीसरे देखिए, इन 5 और 8 के बीच अंतर कितनी थी, 3 की। 3 में 6 का भाग देंगे, बचेगा 2। अब 2 का गुणा करेंगे 5 में, हो जाएगा 10। आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये अंक हो गए, ऊपर वाले हो गए, ये हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 10। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दे रखा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी देखिए क्या है, सबसे बड़ी 2/3 है। सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी ए है 3/5। अब दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, 2/3 माइनस 3/5 करते हैं। एलसीएम लेंगे, 15 हो गया, ये 10 माइनस 9 हो गया, 1/15 हो गया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 1/15 ऑप्शन ही सही है। देखिए अगर नहीं समझ में आए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन पूछें भिन्न वाली, तो ध्यान दें जब ये नीचे हर की संख्या बड़ी हो अंश से, तो हमेशा क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 2 से 3 आया था तो इसकी क्या होती थी, 1 हो गया अंतर, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया। इन तीनों का एलसीएम 6 हो गया था। अब 6 को देखिए, इन दोनों के अंतर से भाग दिए, 6 को 1 से मैंने भाग दिया था, 1 से भाग दिया था, तो यहाँ पर 6 आया था। और इसी 6 का 2 में से गुणा करेंगे, तो 6 गुणे 2 अर्थात 12, पहले का हो गया 12। इसी प्रकार से दूसरे का लेंगे, दोनों का अंतर क्या दे रखा है, 2 का दे रखा है, और 6 में भाग दिए तो 3 हो गया, और 3 का फिर से 3 में करेंगे, तो देखिए ये तो 2 भाग दिए थे, बराबर 9 हो गया। तो इस तरह जब मैंने किया था तो आया था 12, 9 और 10। तो क्वेश्चन में पूछ रखा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिली, ए मिली, सबसे छोटी क्या मिली, ए मिली। तब मैंने सॉल्व किया तो आंसर आएगा 1/50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 दे रखा है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर का वर्गमूल है। देखिए इसका वर्गमूल निकालना हमको। सूत्र पे सीधे लिखते हैं, तो इसका क्या होगा, इसका होगा करली में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जानते हैं एक क्वेश्चन में ए माइनस का भी, एक क्वेश्चन में ए प्लस का भी हो गया। इसी तरह से इसको जोड़ लेंगे। इसमें दिया है 272, तो 272 का एक बार घटाएंगे 128 से, और एक बार जोड़ लेंगे 272 माइनस 128। अब जब दोनों का करेंगे तो एक टोटली जब करेंगे तो हमारा आएगा 57600। तो अगर हम इसका 576 का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 100 का 0, 240 आ जाएगा। ऑप्शन हो गया बी सही। अब देखिए
36 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है जो नया हो, नेचुरली हो, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से हो, बना हो। तो इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा सी। सही ऑप्शन सी, देखिए सी दे रखा है, कृत्रिम। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी, कृत्रिम। 33 नंबर पे आएंगे, 37 नंबर पे। निम्न में से परिणामवाचक विश्लेषण है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में क्या है? जिसमें कुछ परिणाम मिले। जैसे देखिए ऑप्शन ए पढ़ेंगे, दिया मीठा, पश्चिमी, सी देखा तनिक, गीला। तो देखिए मीठा क्या है? मीठा एक आभास कराता है, अर्थात यहाँ क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और पश्चिम दिया, ये दिशा है तो दिशात्मक हो गई। और दिया तनिक, मतलब तनिक में थोड़ा सा, क्या है? ये किसी मात्रा को देता है ना, तो ये मात्रा, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट होगा। गीला, गीला क्या है? आभास करा रहा। 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, देखेंगे। दिया निम्न में से किस वाक्य में भविष्यता काल है? अर्थात किस वाक्य में फ्यूचर टेंस है? तो देखिए पहला दे रखा, राधा कल घर गई, कल घर गई। बी देखिए, शायद कल रवि आ जाएगा। सी देखा, तुम घर कब जाते हो। डी दे रखा, राजा मिल गया था। तो देखिए था, ये तो हो गया पास्ट का, अर्थात हो गया भूत का। ये हुआ कल घर गई, गई अर्थात ये प्रेजेंट में थी। तुम घर कब जाते हो, अब इसमें तो ये नहीं निश्चित है कि ये भविष्य में ही जाएगा। अब देखिए बी को ऑप्शन का पढ़े, शायद कल रवि आ जाए, आ जाए अर्थात ये भविष्य में, भविष्य को ये दर्शित करता है, अर्थात भविष्य में ही तो आएगा। तो ऑप्शन क्या? बी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन दिया, वागीश शब्द का संधि विच्छेद करें। देखिए शब्द विच्छेद निकालना, वागीश शब्द का संधि विच्छेद। तो ध्यान दें, वागीश, वागीश को लिखेंगे वाक, धन, इस। तो ये जो बड़ी ई है, ये यहाँ पे जो दूसरे नंबर का, अगर हम व्यंजन शब्द जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं पहले को 5वें में चेंज करते हैं। तो पहला क है, एक गौ में हो जाएगा, और ई बड़ी ई है तो ये हलंत वाली जो चिन्ह है इसे हटा के ये बड़ी ई में बच जाता है। तो वाक इसको क्या होते हैं? वागीश हो जाता है, अर्थात बी ऑप्शन सही मिलता है हमारा। अब 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन में पूछे को पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है, एकाएक में कौन सा समास है? एकाएक में, तो देखिए एकाएक में कौन सी समास? तो एकाएक, तो इसे बोलते हैं अव्ययी समास। अव्ययी समास का ये होता है जिसमें अति, या, भ, यथा, आवत आदि शब्द पहले आए, उसे अव्ययी समास बोलते हैं। जैसे आजकल आदि अव्ययी समास के उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश के एक पैसेज दे रखे हैं, अब इसे पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। पढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन below and answer the question that follow it. The first step is for us realize that a city need not to be a frustrate of life. It can be among other things mechanism for enhancing life, for producing possibilities of living which are not to be realized except through cities, but for that to happen deliberate and drastic planning needed towns as much animals much have their system as organs. Those for transport and calculation are not obvious example. अब देखिए कह क्या रहा है, हिंदी में थोड़ा समझाते हैं आपको। मेरा फर्स्ट स्टेप इज फॉर अस रियलाइज दैट सिटी, हमें यह रियलाइज होता है, अर्थात ये अनुभूति होती है कि जिंदगी में फ्रस्ट्रेट होना सही नहीं है, नॉट टू बी अ फ्रस्ट्रेट ऑफ लाइफ। अब अगला क्वेश्चन, इट कैन एमंग अदर थिंग। अच्छा दूसरे शब्दों में हम ये सोचें, मैकेनिज्म होता है जैसे कोई सिस्टम हो, कोई तंत्र हो, इन्हेंसिंग जो बढ़े, लाइफ को बढ़ाए, फॉर प्रोड्यूसिंग अ पॉसिबिलिटी लिविंग विच आर नॉट टू रिलाई एक्सेप्ट थ्रू द, कह रहा कि ये सिटी के अलावा कहीं और भी पॉसिबल नहीं है, बट फॉर दैट हैपन डिलीबरेट एंड डिस्क्रीट प्लानिंग नीडेड, कह रहा और इसके लिए कोई बहुत कठिन जो होती है डेलिबरेट माने कठिन, प्लानिंग अर्थात योजना की जरूरत नहीं है। टाउन एज
मच एनिमल्स, कहता है शहर में जैसे बहुत सारे जानवर हैं, मस्ट हैव देयर सिस्टम, और उनके तंत्र, उनके ऑर्गन्स मीन्स होता अंग, दो ट्रांसपोर्ट फॉर कैलकुलेशन, जो कि ट्रांसपोर्ट होती है, यातायात तो ट्रांसपोर्ट की जाती है, कहीं भेजी जाती है, सप्लाई की जाती है, उनकी कैलकुलेशन, ऑब्वियस एग्जाम्पल, इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो देखिए ऑप्शन, अब क्वेश्चन इसके रिलेटेड दे रखे हैं सेंटेंस के, पढ़ते हैं। 41वें नंबर क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट मीनिंग, अर्थात उल्टा क्या है वर्ड फ्रस्ट्रेट इन द पासेज। फ्रस्ट्रेट मतलब क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाना, उबा जाना, तो इसका सही क्या होगा, अपोजिट वर्ड्स, ये हमको चूज करना है। तो देखिए फ्रस्ट्रेट का अपोजिट होगा प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करने वाला, इसका सही वर्ड होगा 42%। द वर्ड ड्रास्टिक इन ए पैसेज मीन्स, अर्थात ड्रास्टिक का मतलब क्या है, ड्रास्टिक का मतलब होता है जो मजबूत हो, कमजोर नहीं। मैंने कहा था ना ऊपर देखिए ये शब्द दे रखा था, डेलिब्रेट एंड ड्रास्टिक, मतलब बहुत कठिन प्लानिंग की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ड्रास्टिक का मतलब होगा पावरफुल। अब 43 पढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो, करेक्ट प्रपोजिशन, जो उचित प्रपोजिशन है। दिया नेपोलियन हैड जीनियस डॉट 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 मिलिट्री ट्रेसिटीज, विदाउट डबल डाउट ही इज जीनियस मैथमेटिक्स। देखिए अब इसे बारी बारी से रख के देख लेते हैं कौन सा सुटेबल है। पहले रखते हैं इन एट, लिखा था जीनियस इन मिलिट्री टैक्टिक्स, विदाउट डाउट ही एमंग जीनियस, तो एट नहीं होगा, एट मैथमेटिक्स नहीं होता, इन मैथमेटिक्स सही होता है। तो देखिए इन किस में लास्ट में आता है, इसमें आता है और इसमें आता है। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं जीनियस मिलिट्री, एट मिलिट्री नहीं होगा, फॉर मिलिट्री, मिलिट्री के लिए। तो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन क्या है, डी सही है, ना कि बी सही है। 44 क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट, अर्थात सेंटेंस को पूरा करिए जो सबसे उचित हो वर्ड्स हो। दिया है प्रिया इज नॉट डॉट 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 फॉर दिस काइंड ऑफ ए जॉब। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं, कट आउट फॉर दिस जॉब, इसको होल्ड पे रखते हैं। बी देखा कट थ्रू जॉब, कट थ्रू सुटेबल नहीं है, कट अप हो नहीं सकता, सही कब, कट इन का यूज नहीं करेंगे, तो कट आउट अर्थात ये ऑप्शन सही है। 45 पढ़ते हैं, विच कंजक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस, अर्थात कहने का मतलब है निम्न से कौन सा ऐसा उचित कंजक्शन है, कंजक्शन मतलब जोड़ने वाला शब्द जो फॉलोइंग सेंटेंस में लागू सही उचित तरीके से लागू होता है। अब देखिए लिया यू विल नॉट सक्सीड योर वर्क हार्डर, कहता है यदि आप सक्सेस नहीं हैं तो वर्क हार्डर, यू वर्क हार्डर। अब आगे कंजक्शन का, इसमें कंजक्शन का प्रयोग करना है। तो देखिए ऑप्शन दे ये रखा नन ऑफ दिस, कोई नहीं प्रयोग हुआ, लिखा देन यू वर्क हार्डर, ये सही नहीं बैठ रहा। अब सी पढ़ते हैं, अनलिस, कहता फिर भी, अनलिस अर्थात सी ऑप्शन सही बैठता, अनटिल मतलब फिर भी नहीं होता, लिखता यू विल नॉट बी सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्डर, अर्थात क्या है ऑप्शन सी नंबर सही। 46 करते हैं, 40 दिया महाराष्ट्र निम्न लिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या संख्या को चुनिए। दे रखा महाराष्ट्र का संबंध जैसे भारत है, टेक्सास का संबंध किससे है। तो देखिए टेक्सास जो है यूएसए का एक शहर है, जैसे भारत जो है महाराष्ट्र में, भारत जो है इसका एक शहर महाराष्ट्र है, ठीक टेक्सास भी है, ये यूएसए का ही एक शहर है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बी सही। 47 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द अक्षर योग चुना, निम्न में से कौन सा विषम है ये चूज करना। 47 का ऑप्शन ने दिया वर्ग, गोलक, आयत, वृत्त, तो हमें सही चुनना करना है। तो देखिए वर्ग होती है ये 2 डायमेंशन होगी, एक गोलक होती है स्फेयर गोला, ये आयत होती है ये भी 2 डायमेंशन, वृत्त होती है ये भी 2 डायमेंशन होती है, जो गोला होती है ये 3 डायमेंशन होती है, अर्थात सी विषम है। सारे 2 डायमेंशन के हैं और ये जो सी बी है ये 3 डायमेंशन के।
अर्थात बी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दिए गए हैं। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य हैं, चाहे वह समानतः ज्ञात तथ्यों में से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है या जा सकते हैं, यदि कोई हो। अब पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं। कथन दे रहा है कोई वर्ग आयत नहीं है। सपोज करिए ए वर्ग है। वर्ग क्या होती है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ए है तो ए भी हो। कह रहा कोई वर्ग, देखिए क्या नहीं है, आयत नहीं है। जैसे कहे वैसे करना है। दूसरा कहा सभी आयत त्रिभुज हैं, और जो सभी आयत हैं ए वाले आयत वह त्रिभुज हैं, इस त्रिभुज के अंदर नहीं आए। तो ऑप्शन पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए। निष्कर्ष ये कहता है कुछ त्रिभुज वर्ग हैं। देखिए त्रिभुज यहाँ है, वर्ग यहाँ है, अर्थात इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्रॉस है, कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात पहले वाला तो इसे गलत हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कुछ त्रिभुज आयत हैं, ये त्रिभुज है, ये आयत है। तो देखिए जब कोई भी फिगर बनाए ऐसे रिलेटेड से, मान लीजिए ए सेकेंड हो गया, ये मिनट हो गया, और ये हो गया घंटा, सेकेंड मिनट, और ये हो गया हावर। तो देखिए जब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ का रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, चाहे कुछ भी हो। और जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो आल का रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन में री स्टेटमेंट मान्य नहीं होता, अर्थात एक ही शब्द कथन में भी दिया हो और वही शब्द वो निष्कर्ष में दिया तो वो हमेशा गलत होते हैं, ना कि सही होते हैं। तो देखिए बी फॉलो करता है क्योंकि त्रिभुज आयत है। देखिए बाहर से त्रिभुज अंदर की तरफ, अर्थात कुछ का रिलेशन होगा ही होगा, अर्थात बी सही होगा। आप आगे बढ़ते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। करा यदि सांकेतिक भाषा में 31 52 23 को काउ लिखा जाए, 31 21 53 11 को क्लॉक लिखा जाए, तो 14 57 82 जीरो को कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान दें, हम वर्ड्स को पकड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन में। जैसे काउ दिया है COW, एक बार देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब देखिए सी दिया, अक्षर का क्रम याद होना चाहिए आपको, ए से जेड तक 26 संख्याएं होती हैं, सबका क्रम याद होनी चाहिए, तो तब इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। देखिए सी का कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे होती है। ओ होती है 15वें नंबर पे, डायरेक्ट नंबर ही रख रखा है इसने। और डब्लू का होता है 23, ऐसे इसका भी रख देंगे। कह रहा है ए 14 97 820। देखिए हम 20 को टी से दिखाते हैं, 8 को एच से दिखाते हैं, और जो 7 है इसको जी से दिखाते हैं, 9 जो होती है इसको हम आई से दिखाते हैं, 14 जो होते हैं इसको हम एन से दिखाते हैं, NIGHT। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 50वें नंबर पे। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं, एक बार देखेंगे ध्यान से तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएंगे, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए 50 मिनट, साय के 8:30 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 8:30 बजे। 8:30 का मतलब क्या? 8:50 नहीं, 8:30, क्योंकि ध्यान है कुछ लोग होते हैं 8:30 बजे, आज बजे को 8:50 लिखते हैं, ये वो वाला नहीं है, एक घड़ी का है, 8:30 ही लिखेंगे क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो देखिए इस टाइम में सीधे सूत्र रखेंगे, थीटा इक्वल टू रखेंगे 30H माइनस 11/2 M। यार रट लीजिए इस क्वेश्चन को, कभी भी किसी का कोण निकालना हो ये ब्रह्मास्त्र है। अब देखिए घंटा का जहाँ क्या दिया 8 दे रखा है, तो यहाँ पर करेंगे 30 × 8 माइनस 11/2, ये फिक्स वैल्यू है। अब मिनट में दिया 30, सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 30 को करेंगे तो ये 15 बार जाएगा, और 30 को 8 से कर लेते हैं, 8 3 24, 240 माइनस 11 में 15 का गुणा कर लीजिए, करिए। तो करेंगे 15 कम 15 को 5 हासिल ले, 15 कम 15 116, 165। 165 में से 240 घटाएंगे,
घटाइए 240 माइनस 115 165 करिए। 10 में से 5 जा 5, अब ये 14, 13 में से 6 जा 7, 1 में से 0, अर्थात 75 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, 75 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, 52 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए दिया वाराणसी उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार उत्तराखंड में, सी दिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, डी दिया मुंगेर बिहार में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये हरिद्वार, देवों की नगरी उत्तराखंड में। देखिए वाराणसी जो है ऑप्शन ए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन चुनाव क्षेत्र है वाराणसी। ऑप्शन अब आगे चलते हैं 93 नंबर पे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने का निर्णय लिया? तो देखिए ऑप्शन ने दिया 208, 218, 238, 248। इसका सही आंसर होगा 218 फास्ट ट्रैक। ये फास्ट ट्रैक अदालत वे अदालतें होती हैं जिसमें जो सुनवाई होती है उनमें कम समय में 2-3 महीने में ही इसके जो सज़ा होती है इसको सुनाई जाती है। इसमें स्पेशल जज ही बैठाए जाते हैं और इन मामलों को फास्ट तरीके से देखते हैं, ऐसे नहीं कि कई सालों तक लग जाएं एक ही केस को सुलझाने में। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए पढ़ेंगे मध्य प्रदेश, बी पंजाब में दिया, सी कर्नाटका दिया, डी हिमाचल प्रदेश। तो ये अवंती मेगा फूड पार्क ये मध्य प्रदेश में। 55वां पढ़ेंगे। निम्न में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की गई? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। 56 करेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज रिसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दिया 10वां, बी दिया 15वां, सी दिया 18वां, 21वां। तो देखिए जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान था 10वां। अब देखिए इसमें पहले, दूसरे, तीसरे पे कोई देश नहीं थे, चौथे पे था एक स्वीडन और 5वें पे था ब्रिटेन यूके। तो देखिए एग्जामिनर फंसा सकता है आपको, ये पूछ दे कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में पहले स्थान पे कौन सा देश था? कोई देश नहीं था। चौथे नंबर से में पहले स्वीडन आया, अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे रंग पे कोई देश नहीं है। 97 क्वेश्चन में पढ़ेंगे। किस भारतीय अंपायर को सन 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया? ऑप्शन ए नितिन मेनन, बी दिया है श्रीनिवास वेंकटराघवन, सी दिया है सुंदर रवि, डी दिया अनिल चौधरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा नितिन मेनन को भारतीय अंपायर सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय एलिट पैनल, देखिए एलिट पैनल में शामिल किया नितिन मेनन को। 58 पढ़ेंगे। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा जिसकी मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया? स्कॉटलैंड को और इंग्लैंड को, बी दे रखा है कोलंबिया और पेरू को, सी दे रखा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, डी दे रखा है भारत और चीन को। तो सही ऑप्शन आपका होगा सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दे रखा है। 59 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्न में से किस वर्ष 2019 का भारत भारती सम्मान, देखिए भारत भारती सम्मान प्रदान किया? ऑप्शन पढ़िए सूरज बाला, दयानंद पांडे, तरुण विजय, रामेश्वर प्रसाद। देखिए इसका सही आंसर होगा सूरज बाला। एक बात क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। एक क्वेश्चन और भी निकाल सकते हैं यहाँ से। 60 नंबर, वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश के सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया। एक सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
तो ये कहाँ पे किया गया था? नोएडा में किया गया था। और नोएडा में ही याद रखें, नोएडा में ही अभी JR एयरपोर्ट बन रहा है, और जो फिल्म सिटी बन रही है ये नोएडा ही है। तो नोएडा में कौन सा है? पहला JR एयरपोर्ट अभी बन रहा है, दूसरी है फिल्म सिटी नोएडा में, इसके लिए ज़मीन एक्वायर कर लिया गया है, अभी इस पर काम चल रहा है। ये पूरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जो बन रही है नोएडा में। 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। द उपन्यास द करेक्शंस के लेखक जोनाथन फ्रांजेन हैं। इसमें आपको देखिए चूज करना है कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि द करेक्शंस के लेखक जोनाथन फ्रोजन है, हाँ ये सही है। बी पढ़ते हैं। उपन्यास ए विजिट फ्रॉम द गून स्क्वाड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं, ये गलत है। देखिए द एजिट फ्रॉम द मून गून स्क्वाड, इसके लेखक ये ना हो के इसके लेखक है जेनिफर एगन, इसके लेखक हैं जेनिफर एगन, इसके लेखक हैं, ये सही है। सी पढ़ते हैं। 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं, 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं, अब सही है। अर्थात ऑप्शन क्या है? बी गलत था। इसके लेखक ये थे जेनिफर एगन, ना कि थे एडवर्ड सी जोन्स। तो देखिए ऑप्शन अब इसमें टिक लगाते हैं, अ और स दोनों, अर्थात कितना सा सी सही है। 62 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे 62 नंबर पे। आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई? देखते हैं। देखिए कैलाश सत्यार्थी द्वारा, राधाकांत भारती द्वारा, दीपक मिश्रा द्वारा तीसरा कह रहा, चौथा कह रहा सुभाष चंद्र द्वारा। तो इसका होगा कैलाश सत्यार्थी। आपको ये ज्ञात होनी चाहिए, ये कैलाश सत्यार्थी वही कैलाश सत्यार्थी हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था, नेशनल पीपुल। और देखिए कैलाश सत्यार्थी इन बचपन बचाओ आंदोलन से भी रिलेटेड है। बचपन बचाओ आंदोलन, बचाओ आंदोलन इन्होंने चलाया था। इन्हें 2014 का नोबेल प्राइज मिला था, शांति का नोबेल पीस प्राइज मिला था। 63 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। और एक क्वेश्चन और इस पे ध्यान देंगे, जो नोबेल पीस प्राइज होती है, जो नोबेल पीस प्राइज होती है वो नॉर्वे ओस्लो द्वारा दिया था, नॉर्वे ओस्लो द्वारा दिया था, ओस्लो द्वारा। जो याद आएंगे उन्हें मैं बताते चलूँगा, एक्सप्लेन करते चलूँगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन दिया, जल चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही ऑप्शन है पोलो में 7 होते हैं। और ये देखिए एक यहाँ पे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा ऐसा शासक था जो चौगान मतलब पोलो खेलते ही उसकी मृत्यु हुई थी? तो ये था बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। ये चौगाना में पोलो खेलते समय इसकी घोड़े से गिर के मौत हो गई थी। 64 नंबर, हमें मिलान करनी है। मिताली राज ये महिला क्रिकेटर हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। पूनम रानी कौन है? और दिया है ललित बाबर। तो जो पूनम रानी है ये हॉकी से बिलोंग करती हैं, ये हॉकी खेलती हैं। तो एक ही ऑप्शन बना ललिता बाबर, ये 300 मीटर लंबी बाधा दौड़ है। तो ऑप्शन मिलाइए। तो ऑप्शन ए पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। 65 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना? ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियम को ये ब्लेड रनर के नाम से भी जाना जाता है। 66 कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली, ये देखिए छिन्न अंग मतलब क्या, विकलांग होती है, एम्पलीट्यूड होती है। भारतीय महिला कौन है? तो आपको पता होनी चाहिए, अरुणिमा सिन्हा है, ये विकलांग है, इनके पैर कटे हुए हैं। अब 67 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है? तो आपको पता होनी चाहिए, डिक्की डोलमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब देखिए यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन कह रहा है इसमें कुल 28 मेंबर हैं, मेंबर कंट्री हैं। और यूरोपियन यूनियन का जो स्थापना हुआ था 1957 में हुआ था। और आपको ये ज्ञात होनी चाहिए कि 2020 में 31 जनवरी
2020 को, 2020 को ब्रिटेन इससे अलग हो गया, ब्रिटेन अलग हो गया, अर्थात ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से जाना, इसी को ब्रेग्जिट बोला जाता है। तो ब्रिटेन निकल गया 28 में से, अब टोटल कितने मेंबर है? अब 27 मेंबर है यूरोपियन यूनियन में। और ध्यान रहे 31 जनवरी 2020 को ही ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन छोड़ा था, जिसे यूरोपियन यूनियन से जाना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 70 नंबर। टू द पॉइंट किसकी कृत है? ऑप्शन ए दिया सचिन तेंदुलकर का, बी दिया विलियम स्टोट का, सी देखा एडम गिलक्रिस्ट का, शोएब अख्तर का। मैं किस खिलाड़ी का यह कृति है टू दी पॉइंट? ये विलियम स्टोट का है। आगे देखिए, एक पैसे दे रखा है गद्दान, इसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का उत्तर देना है। पढ़ते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जो कहे उसे ध्यान से पढ़िए, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर सही सही कर पाएंगे। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, शब्द से परे है। सच्चा आचरण का प्रभाव, ध्यान से पढ़िए, सच्चा आचरण का प्रभाव शील अंचल की स्थिति, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेदों की श्रुतियों से, मीठे उपदेशों से, न अंजलि से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के आरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के अयत्न से सुनार के छोटे छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण के का रूप प्रत्यक्ष होता है, अर्थात निखरता है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। प्रेम की भाषा है, तो मैंने पहले ही देखे, मैंने कहा था कि ध्यान से पढ़िए। प्रेम की भाषा क्या है? शब्द रहित है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो शुरू में ही इसने पहले का शब्द रहित है। ऑप्शन ए कर लिए ना आसानी से। इसी तरह टैकल करना है एग्जाम में। 72 नंबर पढ़े, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, अरण्य माने जंगल, सभी जानते हैं। अब इसी का 73वां नंबर क्वेश्चन, यत्न से आशय का, यत्न माने क्या करना? कोशिश करना, अर्थात प्रयास करना, ये भी कर लिए। 74 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो देखिए, प्रेम का, लव का हो ही नहीं है, लाइफ का, जीवन का है ही नहीं, वेद की बात तो इसने कही नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ इसने कही है, ऊपर एक बार ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ इसने कही है आचरण, देखिए सच्चा आचरण, तरह का आचरण, हर जगह क्या की इसने? आचरण की ही तो बात की है। तो ऑप्शन में कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन में लगाएंगे सी, सच्चा आचरण। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 76 से 80 तक जो क्वेश्चन है, इसमें भी गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिया गद्यांश पढ़े, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? एक क्वेश्चन कह रहा है, ये खुद से ही पूछ रहा है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इसी से ढूंढ ढूंढ के इसका आंसर देना है। आगे पैसेज में कुछ और लाइन है, इसे भी पढ़ लेते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगने लगेंगे। चेहरे पर नई चमक, कार में नया उत्साह, हृदय निर्मलता, शीतलता स्वयं का अनुभव होने लगेगा। बिना परिश्रम के, बिना किसी कार्य के और किसी अच्छा उपचार के बिना ही पाचन क्रिया, ध्यान से देखिए, पाचन क्रिया ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बारे को ही परिलक्षित करते हैं। इनमें हमारी पहचान का धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे का पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को
रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैन निंदनीय, अर्थात को जो दिन में जिसने जो भी हमने जो कार्य किए हैं उसे बोलते हैं दैन निंदनीय। जो डायरी होती है, दैनिक डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सकते। कुछ दिनों बाद वही दैन निंदनीय इसी डायरी को पढ़ने पर अपनी तब की कमजोरी स्वयं हंस पड़ेंगे। अर्थात कहता है उस डायरी को जब हम फिर पढ़ेंगे, जब हमारे दिल में शांति न हो, तो हम अपनी कमजोरी पर स्वयं ही हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। कहने का मतलब है उस डायरी से पढ़ने पर पता चलेगा हम छोटी छोटी बात पे क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्से और उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। अब देखिए, अब एक पैसेज हमने पढ़ ली एक बार ध्यान से। अब इससे रिलेटेड उत्तर का जवाब देंगे, प्रश्न का जवाब देंगे। 76 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात क्या करें? क्या करें रात में क्या करें? देखिए, क्रोध अनुभव डायरी को लिखें, विश्वास पूर्व प्रभु से प्रार्थना करें, ये कहीं नहीं पढ़ा मैंने। डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, ये तो मैंने देखा नहीं कहीं। शांत वातावरण में सोने चाहिए, ये भी नहीं है। तो अर्थात कौन सा सही है? ए नंबर सही है, क्वेश्चन नंबर ए। एक बार क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ ली तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे करते चले जाएंगे, इस टाइप के। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में किस का सही शीर्षक है? देखिए, एकाग्रचित बनो, क्रोध पर अमंगल बी कह रहा है, सी कह रहा है शांत रहो सुखी रहो, सफलता का उपाय। तो देखिए अभी हमने गद्यांश पढ़ा तो उसमें देख कहीं एकाग्रचित बनो, ये कहीं कहा, ये ऑर्डर नहीं दे रहा है, हमको खुद करने को है। अब बी कह रहा है क्रोध में अमंगल, क्रोध में कहीं अमंगल की बात की नहीं की। अब देखिए डी पढ़िए, सफलता का उपाय, सफलता का उपाय ये भी नहीं। शांत रहो सुखी रहो, उसने कहने का मतलब ये है शांत रहोगे तुम्हारे सारे चीज सही होंगे, अर्थात ये हो गया, सी ऑप्शन सही है। 78 का क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? जिसे क्रोध भी आए और आप शांत हैं तब पर भी शांत हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? तो दिया महायोग, शांति, सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय। तो देखिए इसका होगा महायोग, क्योंकि क्रोध आने पर भी आपने शांत बैठे रहे, आपकी प्रवृत्ति क्या रही? एक शांत प्रकृति की प्रवृत्ति रही, तो इसे महायोग कहेंगे। 79 नंबर क्वेश्चन, क्रोध को काबू रखने में से मुक्त कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो मैंने पीछे ही देखा इस पैसेज में, देखिए मैंने एक बार मार्क भी किए इसको, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें स्पष्ट दे रखा है, इसीलिए ने कहा मैंने पहले पैसेज को ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है पाचन क्रिया स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। अब देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, क्रोध को काबू रखने मुक्त कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो कौन से रोग हो जाते हैं? ये डी, पाचन क्रिया से जुड़े। 80 नंबर, चिंता की रेखा कहाँ उभर आती है? सारे शरीर पे? सारे शरीर पे तो नहीं उभरेंगी। ओजस्वी चेहरे पर हो सकता है, मस्तिष्क पर ये भी हो सकता है, सी है गोले पर, गोलों पे क्या होता है? ये भी नहीं। तो सही क्या होता है? जो ओजस्वी रूपी चेहरा है, जो खिला हुआ चेहरा, इस पे उभर आते हैं, इसका अर्थात क्या? बी सही है। मस्तिष्क, मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क पे थोड़ी ना होगा, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, मैथ के कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इसको अच्छे से टैकल करते हैं। ये 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसे ध्यान से करिए, आसान होते हैं। पहले नंबर आप ये समझें कि 81 से 85 तक के क्वेश्चन को देखते हैं, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं। पहले नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आप सबसे पहले ध्यान से देख लें किस टाइप का ग्राफ है। इसे बोलते हैं बार या दंड रेखा ग्राफ बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से पढ़ना और उत्तर देगा। करा वर्ष 1993 में व्यय एवं बचत की गई पारिवारिक आय प्रतिशत में दिया है। जो परिवार की आय है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, वो क्या है? प्रतिशत में दे रखा है। तो अब इन आंकड़ों से, ये जो दे रखे हैं, इन आंकड़ों से ही हम दिए गए क्वेश्चन का क्या करेंगे? आंसर करेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, भोजन पर व्यय की गई आय का प्रतिशत क्या है? देखिए भोजन को पहले में तलाशेंगे, भोजन कहाँ है? भोजन ये है। अब देखिए ये व्यय है, कॉलम में देखिए, एक बार एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेना तो एग्जाम आपको दिक्कत नहीं होगी, आसान तरीके से इसे समझाएंगे। देखिए ये व्यय है, यह मटेरियल दिया है, मतलब किस किस पदार्थ पे, कपड़े, भोजन, बचत, जिस चीज़ पे खर्च है। इधर इसका आइटम का नाम दे रखा है और इधर दे रखा है
व्यय प्रतिशत में दे रखा है। अब देखिए कह रहा भोजन पे व्यय की गई आय का प्रतिशत है, तो भोजन का ये रहा कॉलम। अब देखिए ये क्या है, 20 है। तो क्वेश्चन में इसने पहले ये कह रहा है कि पारिवारिक आय प्रतिशत में है, तो ये तो दे रही रखा है कि पारिवारिक आय कितना है, तो हम 100% पारिवारिक आय मान लेंगे, 100% मान लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 100% में जो भोजन की हिस्सा थी, देखिए ए वाली लाइन 20 थी, तो 100% में 20% क्या है, इसका है, अर्थात कितना हो गया, 20 हो गया। ऑप्शन ए का पहला क्या होगा, 20 सही, डी सही। इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 82 में एक बार ध्यान से देखेंगे, इस टाइप क्वेश्चन सारे यही पैटर्न पे रहेंगे, थोड़ी बस डाटा चेंज होगी, पैटर्न यही रहेगा। कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत बचत से कितने अधिक हैं। एक बार ध्यान से पढ़िए, करा कपड़ों पर व्यय की गई आय, देखिए कपड़ों पर व्यय आय, कपड़ों पर पहले ढूंढ लेते हैं, जिसमें कहे उसे पकड़िए कपड़े पे। अब देख कपड़ा यहाँ पे है ना, ये रहा कपड़े का, ये कॉलम है कपड़े का, कितने हैं, 15 है। आगे कह रहा है ध्यान से देखिए, कपड़े का हो गया 15, आगे कह रहा आय का प्रतिशत बचत पर आय के, कपड़े और बचत दो क्वेश्चन देखिए, दो को टैकल करेंगे एक साथ। बचत किस पे, बचत पर आय और कपड़े पर व्यय, जो बचत का है और कपड़े का है, दोनों का लेके प्रतिशत कितना अधिक है, अर्थात कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है। तो कपड़ा और बचत दोनों का लेकर चलेंगे। अब टेबल में देख लेते हैं, यही सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए कपड़ा है ए और बचत है ए, देखिए दोनों का अंतर कर लेते हैं। ये है कपड़ा दिया 15 और ये बचत का दे रखा है 12.5। अब कितना कह रहा है, कितना अधिक है, बचत का कितना परसेंट अधिक है, तो कितना परसेंट क्या है, 12.5 गुणे 100 कर लेते हैं इसको सॉल्व। इसको करेंगे देखिए 12.5 में से 15 करिए, आधा जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 दो 15 तो हो जाएगा पूरा 2.5 हो जाएगा, और 12.5 गुणे 100। अब इसको करेंगे 25 कितना होगा, 125, तो हो जाएगा 1/5 गुणे 100, अर्थात कितना 20 2500 20। ऑप्शन क्या होगा ये वाला 82 का 20, डी सही है। एक बार फिर से कर लेते हैं, कपड़ों पे दे रखा था 15 और इसमें बचत पे दे रखा है 12.5, 12.5 पर निकलनी है हमको, कितना वृद्धि है इसमें, तो ये 100 से कर लेंगे, तो काटा पिट्टी करेंगे तो हो जाएगा 20 सही है। 83 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता वर्ष 1993 में परिवार की कुल आय 1 लाख थी। देखिए 1 2 3 4 5, 10 पे घात कितनी होगी 5, अर्थात 1 लाख। तो 1993 में परिवार की कुल बचत थी, तो 1993 में हमको परिवार की कुल बचत निकालनी है, तो परिवार की बचत पहले ढूंढ लें, बचत कहाँ है, फिर आय का निकाल लेंगे। तो बचत का देखिए, बचत का कॉलम कहाँ जाता है, 12.5 पे, तो 12.5% निकालना पड़ेगा इसका, आय का 12.5%। तो आय दिया 1 लाख, 1 लाख को मैंने अभी कहा 10 पे घात 5 लिख सकते हैं, गुणे 12.5 लिखेंगे। तो देखिए एक जीरो इधर चल जाएगा, तो 12 5 बाकी 4 हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, और अपन 100% है ना, 2 जीरो काट लिए, 125 कौन सा रहा, ऐसे ही। 84 नंबर क्वेश्चन करेंगे, परिवार द्वारा परिवहन पे व्यय, परिवार द्वारा परिवहन पे व्यय, परिवहन ढूंढ लेते हैं कितना है। देखिए ध्यान से देखिए, परिवहन दे रखा है, परिवहन का कॉलम पकड़ेंगे और आगे तक जाएंगे, ये पकड़ा कॉलम 20 तक कॉलम देखेंगे, व्यय प्रतिशत में 20% दे रखा है, याद रखें 20% दे रखा है। आगे पढ़ते हैं, परिवहन पे व्यय 20 दे रखा है। अन्य किसी मत पर किए गए व्यय, अन्य किसी मत पे देखें, अन्य किसी मत पे दे रखा है के बराबर है। कह रहा है जो परिवहन पे व्यय है कितना, अभी देखा मैंने परिवहन पे कितनी है 20 है। कह रहा और कौन सा ऐसा मद है जिसमें 20% ही व्यय है, तो ढूंढ लेते हैं इसमें, ये तो ऑप्शन इसमें ढूंढना पड़ता है। देखिए 20 कहाँ कहाँ दे रखा है, एक देखिए परिवहन पे 20 दे रखा है, एक देख रखा है यहाँ पे भोजन पे दे रखा है,
तो सही कौन सा होगा? भोजन। ऑप्शन में आते हैं, तो सही हो गया भोजन। 85 नंबर कहते हैं परिवार की बचत निम्न में से किससे किए गए व्यय से अधिक है? कह रहा परिवार की जो बचत है निम्न में से किस पर किए गए व्यय से अधिक है। अब पढ़ें परिवार की बचत, तो बचत का कॉलम देखेंगे, देखिए बचत वाला कॉलम पकड़िए, ये है बचत वाला, कितना 12.5 है। अब क्वेश्चन कहा था किस पर किए गए व्यय से अधिक है, देखिए किस पे से व्यय 12.5 है, 20 से तो कम ही है, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए 15, 12.5 15 ये भी नहीं है, 12.5 20 ये भी नहीं है, 17.5 ये भी नहीं है, कह रहा है किससे अधिक है। तो देखिए 10 वाले से 5 वाले से, अर्थात मकान और शिक्षा। तो देखिए मकान और शिक्षा से अधिक है, तो ऑप्शन में देखा मकान और शिक्षा आया था, मकान एंड शिक्षा। तो देखिए मकान ऑप्शन में है, शिक्षा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन अब करेंगे, 86 से 90 होने वाला है, खत्म होने वाला है। अब देखिए 86 से 90 नंबर को दिए गए ग्राफ को सावधानी से अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए कहता है जो बिंदी है इसे ए दर्शाते हैं, जो एक खाने नुमा है आयत नुमा इसे बी से दिए, जो त्रिभुज है उसको सी से दिखाया है, त्रिभुज वाली लाइन। और सबसे पहले ये इस टाइप के ग्राफ को क्या कहते हैं? इसे ग्राफ बेसिस कहते हैं। ये जो लाइनिंग हो जिसे ग्राफ बोलते हैं, जो पीछे वाला था उसे बार थे, दंड रेखा वाले ग्राफ थे। इसे अब देखिए ध्यान से पढ़िए, जो ए वाली संख्या दे रखी है, ए वाला बिस्किट की संख्या लाख में दे रखी है, क्या देखिए लाख में। देखिए एक्सिस बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, तो ए है लाख में ये संख्या दे रखे हैं। और एक्स एक्सिस पे क्या दे रखे हैं? ये सन देखे रखे हैं, किस किस सन में कितना है। अब देखिए अब इसको टेकल करते हैं बढ़िया से, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, यही करते हैं। करा 1995 से 1997 में सी द्वारा जो बिस्किट का उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई? सी को सबसे पहले पकड़ेंगे, सी कहाँ है? ए है, त्रिभुज है, सी क्या है? त्रिभुज है। तो त्रिभुज वाली लाइन क्या है? ए वाली तो है कि नहीं है? ए वाली लाइन करते हैं। तो अब क्वेश्चन में करा 1995 1996, 1995 और 1996, तो 1995 ए रहा, 1996 ए रहा, और सी वाली लाइन ए रही कि नहीं रही? अब देखिए ए वाला है 15, ए वाली है 15, और ए वाली 95 वाली क्या है? 95 वाली 10 आ रहा ना इसके सीधे में। अब सॉल्व है, उत्पादन में कितना प्रतिशत कमी हुई? कमी दिखा रहा, तो देख 15 था 10 हुआ, और कितना 15 के रिस्पेक्ट में करेंगे गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15 में 10 में 15 में से 10 जब 5 बटे 15 गुणे 100, इसको ऊपर कर लेते हैं जगह स्पेस कम है, तो 1/3 मल्टीपल 100 का हो जाएगा, तो 33 सही 1/3। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया, 33 सही 1/3 ऑप्शन आया। देखिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, अर्थात 33 सही 1/3 इसका आंसर है, जो कोई नहीं है, मैच नहीं कर रहा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 1996 में उत्पादित ए प्रकार के बिस्किटों की संख्या वर्ष 1998 में सी प्रकार के बिस्किटों की संख्या का कितने प्रतिशत है? देखिए 1996 1998, अब ए टाइप का ढूंढना है, पकड़ लेते हैं ए टाइप कहाँ है। देखिए ए टाइप वही होंगे जो बिंदी वाले हैं, ए वाले। ए टाइप वाले कहाँ हैं? ढूंढो, ए रहे, है ना। अब करते हैं, कह रहा है 98 और क्या दे रखा था में सी के बिस्किटों की संख्या का कितने परसेंट है? तो देखिए इस टाइप को 15, 98 दे रखे हैं ए, और ये पे करेंगे, देखिए ए वाली ए बिंदी है ना, इसके सीधे इधर मिलाएंगे, फिर 96 सॉरी, एक बार फिर करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन वर्ष 1996 में उत्पादित ए प्रकार के बिस्किटों की संख्या वर्ष 1998 में सी प्रकार के बिस्किटों की संख्या का कितने पर? 98 और 96 हमें ढूंढना, 98 और 96 में बिस्किटों ए वाले। देखिए एक 96 वाला ले लेते हैं, एक है 98 वाला ले लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो 96 वाला 15 पे मिल गया, 98 वाला किस पे मिलेगा?
जो 98 वाला है इसकी लाइनिंग मिलाते हैं, तो देखिए सीधी लाइनिंग आनी चाहिए, तिरछी हो रही है। तो इसका लिख लेते हैं। तो ये वाला हो गया 96 का हो गया 15। तो कह रहा है इसकी कितनी परसेंट है, और इसका हो गया हमारा कितनी, और इसका हो गया हमारा 25 करते हैं। तो 5 3 15 और 5 5 25 गुणे 100 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 3 60। आंसर देखते हैं क्या देगा। 60 अर्थात क्या है, ये सही है। देखिए फिर से कर लेते हैं। 96 और 98 के बीच बिस्कुटों की संख्या का कितने परसेंट है। अब ये देखिए 96 98, ये 96 वाला हो गया यहाँ पे, और ये 98 का कॉलम पकड़ेंगे, हो गया। 98 वाला 25 का है और ये 15 का है। तो कहता कितना, 15/25 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, 60 होगा। अच्छा ये सही है। 88 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कितने वर्षों में ए प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसी के औसत उत्पादन से कम है। तो ए प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन उसी वर्ष दिए गए वर्ष के उसके औसत उत्पादन से कम रहा। करते हैं इसको। अब पूरे ए टाइप बिस्कुटों का संख्या लिख लेते हैं, थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। ए टाइप वाले में देखिए, ए टाइप वाले में क्या बिंदी वाले हैं, बिंदी वाले को लिखते हैं पूरे, कहाँ कहाँ दे, हो गया। इसका लिखते हैं पहला वाला, देखिए 20 पे 20 हो गया, पहला हो गया 20 पे 20 लिख लिया प्लस का। ये देखिए कितने पे 10 पे 10 हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए ए हो गया 15 पे, ए हो गया 15 पे, तो 15 प्लस का 15 प्लस ए वाला करते हैं 20 पे हो जाएगा, 20 हो गया प्लस ए करेंगे 25 हो गया, 25 इतना लेते हैं। अब देखिए कह रहा, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा था, जो क्वेश्चन था उसके कहने का था कितने वर्षों में ए प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो देखिए कम किसके था, उसके औसत उत्पादन से कम रहा। इसका औसत निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7, भागा कितना करेंगे, 7 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ ऊपर मैं कर दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो ए आएगी पूरा 150। पूरा करिए, जोड़िए, 5 5 10 5 15, 15 ए हो गया, 15 को 5 लिखिए। देखिए 20 दिया है, 15 दिया है, 20 10 15 15 20 25, तो 20 10 30 और 30 30 कितना हो गया 60, 60 20 कितना हो गया 80, 80 20 100 और 5। एक 105/7 करेंगे, 105/7 करेंगे। अब देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए एक छूट रहा है, 20 लिख ली पहले वाला, दूसरे पे 10 लिख ली सही है, तीसरे पे 15 लिखी, ये भी सही है, चौथे पे 15 लिखी, ये भी सही है, पाँचवें पे लिखा 20, ये भी सही है, छठे पे लिखा 25, ये भी सही है, और सातवें पे लिखा 25, ये छूट रहा। पूरा होगा 140, तो पूरा 20 आ गया। तो देखिए 20 से नीचे कौन कौन सा है, ये 25 25 ऊपर चले जाएंगे, ये 15 15 अर्थात 2 सही हैं। तो यहाँ ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर था 88। कहता कितने वर्षों में ए प्रकार के बिस्कुटों का उत्पादन दिए गए वर्षों में उसके औसत उत्पादन से कम रहा। तो हमारा औसत उत्पादन देखिए अभी मैंने सॉल्व किया तो औसत उत्पादन 20 आ रहा था,
22 आ रहा था, अब कह रहा है इससे कम रहा, तो 20 वाले से कम कितने थे, कॉलम में देखते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए कॉलम में देखेंगे तो 20 से कम कौन सा, ए 20 वाली लाइनिंग थी, ठीक, सीधा करिए, है कम कौन सा, ए वाला है, ए वाला है, ए वाला है, कौन सा है, 3 है ना, तो इनसे कम कौन सी होंगी, 3 होंगी, 20 से कम 3 ही तो आ रहे हैं, 1 2 3, तो इसका सही कॉलम क्या होगा, 3 सही होगा। अब 89 क्वेश्चन, कंपनी द्वारा वर्ष उत्पादन बी प्रकार के बिस्कुटों का औसत संख्या लगभग कितनी है, बी प्रकार की औसत संख्या कितनी है, देखिए बी प्रकार की औसत संख्या है, तो बी को जोड़ लेंगे, बी प्रकार की औसत संख्या, क्वेश्चन को याद रखेंगे थोड़ा, ये बी है चौकोर वाला, ए करते हैं, ए वाली लाइन में ध्यान देंगे, जोड़ते हैं, पहले वाले पे 15, थोड़ा सा दूरी लेके लिखते हैं, 15 प्लस 22.5, ये देखिए ए हो गया 22.5 प्लस ये वाला करते हैं 30 प्लस, अब देखिए ए इसी के सीध में है, इसी के सीध में, तो 22.5 प्लस 20 ए वाली करेंगे, ए वाली 20, उसके बाद ले लेंगे 25 ये देखिए ए वाली हो गया, सारे लेंगे पूरे 7 होंगे, अब भागा 7 कर देंगे, सबको जोड़ेंगे, जब जोड़ने पे होगा 150 अपान 7, तो लगभग आएगा 150/7, 7 दूना 14 हो गया, 1 10 हो गया, फिर से करेंगे तो 7 एक कम 7 हो गया, 21 पॉइंट इतनी हो गया। अब पूछा लगभग कितनी होंगी, ऑप्शन देखते हैं, 21.2 हो रहा है, अब गुणे लाख से करेंगे, भी करेंगे, देखिए औसत संख्या कितनी, 21.2 आ रही थी, 21 पॉइंट समथिंग आ रही थी, देखिए 21 के पास कौन सा शब्द है, ये लिखा लगभग में कितनी होंगी, 30 दिया, 25 दिया, 20 दिया, ये वाली सही है, 48 वाली सही है। 90 वाले क्वेश्चन कहते हैं, निम्न में से किस वर्ष सभी 3 प्रकार के बिस्कुटों का कुल उत्पादन 60 लाख था, जब कौन सी ऐसी साल थी जिसमें बिस्कुटों का कुल उत्पादन 60 लाख था, अर्थात 60 हो रहा है, तो हम इसमें पहले ढूंढेंगे किन का 60 मिल जा रहा है, किन वर्ष में तीनों का मिलाकर 60 आ जाएगा। पहले वर्ष में देखते हैं, देखिए 1994 में देखते हैं, ये 5 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे 20, देखिए ये 20 15 5 कहाँ हो रहा है, ये 30 हो गया, 20 85 हो रहा है, अर्थात पहले वाला वर्ष नहीं है। दूसरे वाला वर्ष को लेते हैं, दूसरे वाला वर्ष में लेंगे तो ये 10 इसके साथ हो गया, 15 इसके साथ हो गया, और 25, अब जोड़ के देखते हैं, जोड़ेंगे तो 25 जोड़िए, 15 जोड़िए 40 दिए, 40 हो गया, और ये 10 जोड़ेंगे 50, अर्थात इसी वर्ष भी नहीं हुआ। अब 96 में लेते हैं, 96 वाले में करते हैं, तो देखते हैं 96 वाले में करिए आप, 96 वाले में कोशिश करिए, 96 वाले में देखिए ए हो गया, ये 10 वाले कॉलम के साथ हो गया, ये 15 10 25 हो गया, और ए वाला करिए 30, तो 25 30 क्या 55 हो गया, ये भी नहीं कंप्लीट हुआ। अब देखिए अब अगले वाले फिर से करते हैं, 97 वाला करेंगे, 97 वाला कॉलम लेंगे, अब इसमें चेक करेंगे, तो देखिए ए 15 और इसका वाले लेंगे, बी वाले का लेंगे तो ये 20 15 20 35, और इसका ले लेंगे 25, कितना हो गया 35 25 जोड़िए, 25 धन 35 10 60, फिर से एक बार देखते हैं 97 वाले का, फिर से एक बार करिए क्लियरली, इसका जोड़िए, ये हो गया 15 और ये हो गया 15.5 पाएगा, 20 नहीं आ रहा, ये भी ध्यान दें 22.5 पे है, अभी तो मैंने बाहर किया 22.5 हो रहा है, तो जोड़ेंगे 60 नहीं आएगी, यहाँ मिस्टेक हो रही थी, अब देखिए 25 नहीं आया, अब इसके आगे ये करिए ना, ये 98 वाला करिए, 98 वाला जब करेंगे तो देखिए एक्यूरेट आनी चाहिए 98, ये करिए आप 98 का, देखिए ये 20 15 हो गया, और 20 हो गया, 35 हो गया, और ये 25 है, ये 22.5 हो रही थी इसलिए नहीं आ रहा था, तो कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, 15 हो गया, 20 हो गया, और ये 25 हो गया, पूरे 60,
ऑप्शन कौन सा हो गया 90 का डी 1998। अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। नंबर क्वेश्चन दिया, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ये भी ग्राफ से ही दिया। अब क्वेश्चन करेंगे 2015 में एक परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च दिया गया है। अब हमको ज्ञात क्या करना, क्वेश्चन जो दे रखा है इससे पढ़ के इसका जवाब देना है। छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, दे रखा है 2015 में कुछ खर्च 46,000 था, तो भोजन के मद पर किया गया खर्च क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए पहले देखें एक फार्मूला देखें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कभी भी हम डिग्री दिया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन में डिग्री दिया है, डिग्री को हम पहले प्रतिशत में बदल देंगे तभी तो इसका मान निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज, कोई भी जो वृत्त होती है 360 डिग्री अर्थात कंप्लीट 100% के बराबर हो गई। तो 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं, 100/360 गुणे ये प्रतिशत में कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए तो ये होगा 5/18% हो गया। काट लीजिए, 20 से करिए तो 20×25 100 और 20 से करेंगे तो 1 0 कट जाएगा और 18 हो गया। 5/18 आया कि नहीं आया ना। तो देखिए अर्थात डिग्री को हम किस पे चेंज कर रहे हैं, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे। डिग्री को प्रतिशत में चेंज करना हो, देखिए ये डिग्री है, इसको चेंज किस में कर रहे हैं, प्रतिशत में। तो इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीपल कर लेंगे हमेशा। तो क्या हो गया, जो डिग्री होगी वो परसेंट में चेंज हो जाएगी। अब देखें क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन, अब आसानी से कर सकते हैं आप। कह दिया है 2015 में कुछ खर्च 46,000 था, तो भोजन के मद पर किया गया खर्च कितना था। तो भोजन वाला देखिए 82.8 दे रखा है, इसको डिग्री है प्रतिशत में मैंने अभी सिखाया 82.8 दे रखा है। मैंने कहा था कि अगर डिग्री मिलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए, 5/18 से गुणा करिए इसको। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो टोटली आ जाएगा जो आपका ए है वो आ जाएगा आपका, करिए 18 से करिए तो 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 9 18 और 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 चौका 8 गुणे 5 ही रहेगा। अब 9 से करिए, इसको 9 से काटिए, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा आपसे 41/4/9 गुणे 5। अब इसको करिए 9 चौका 36, डायरेक्ट करते हैं 36 हो गया, 36 4 30, 36 5 41 54 हुआ, 9 6 के 54 हो गया। तो अब ये हो जाएगा पूरा 4.6 गुणे 5, करिए इसको, करेंगे तो 6×25 को 0 3 हासिल, 4×25 3 23, अर्थात कितना हो गया 23%। तो इसका 23% निकाल लेते हैं, जो आएगा आंसर हो जाएगा। हो गया ना आसान। देखिए 46 का 23% कर लें, 46,000 गुणे 23/100, 100 2 0 से 0 0 कैंसिल, 23 का 46 में गुणा कर लीजिए, 46 गुणे 23, 36 18 को 8 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, करिए 8 5 9 1 10। देखिए किस में आ रहा है 10 5 80, 10 5 80 सही है ना। अब देखिए अर्थात ऑप्शन बी सही है। 92 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि कुल खर्च 46,000 था तो वस्त्रों और आवास पर कुल खर्चा कितना। वस्त्र और आवास दो को ढूंढना हमको, वस्त्र पे और आवास पे कुल कितना खर्चा था। देखिए वस्त्र पे दे रखा है 36, आवास पे दे रखा है 54। क्वेश्चन को देखिए 36 और 54 दे रखा है कि नहीं दे रखा, 54 दिया 36 दिया, दोनों को जोड़ेंगे 100, 36 54 देखिए 36 54 जोड़िए 6 4 10 को 0 और 5 3 8 1 9, 90 हो रहा ना, 90 डिग्री हो रहा। तो 90 डिग्री को हम क्या करें, मैंने अभी बताया था 90 गुणे 5/18 करें, तो 18 पचे क्या हो गया 90, तो 5 गुणे 5 अर्थात 25%। 25% को करेंगे बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा इसका 25% का, यही होगा। देखिए 25% है, इसका कितना करेंगे 4600, 25% को लिखेंगे 1/4 गुणे 4600, तो कितना हो गया
बटे 4 करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 बचेगा, 4 पचे 20। तो देखिए 11 5 कौन सा आ रहा है, ये वाला ऑप्शन चाहिए। 93 नंबर क्वेश्चन करते हैं, आवास पे किए गए कुल खर्च, आवास वाला पकड़ेंगे, कुल खर्च शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या है। देखिए आवास का और शिक्षा पर का कुल अनुपात निकालना। आवास का हो गया 54 और शिक्षा का कितना हो गया, शिक्षा का 43.2, 54 बटे 43.2, 54 बटे 43.2, यहाँ पे करते हैं 93 क्वेश्चन, 54 बटा 43.2, इसको सॉल्व करेंगे तो 540, या लिख सकते हैं इसी को 432, काट लीजिए। इसे जब काटेंगे तो 135 अपन 108 आ जाएगा। इसको और छोटा कर लीजिए तो 5/4, देखिए कौन सा आ रहा है, 5/4, डी वाला ऑप्शन सही, 5/4। सॉल्व भी करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब 94 में कहता है पाई आरेख से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मौत कौन सी थी। तो सर्वाधिक खर्च वाली मौत कौन सी थी, तो जिसकी सर्वाधिक डिग्री उसमें खर्चा सबसे ज़्यादा। तो सर्वाधिक डिग्री देखते हैं किसमें, देखिए 82 इसमें है, और कोई है 82 से ज़्यादा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा खर्चा किसमें होगी, ये वाली भोजन वाली में। ठीक, मरते हैं, आगे बढ़ते हैं। 95 परिवार का वर्ष 2015 में कुल खर्चा, देखिए अब यहाँ पर कुल खर्चा इसने दिखा दिया 46,000 रुपया। तो परिवार की बचत कितने रुपये होगी, तो बचत का कॉलम देखते हैं, इसमें दे रखा है। देखिए बचत वाले का निकाल लेते हैं पहले। बचत में देखिए 54 डिग्री, ये दिया है 54 डिग्री, मैंने अभी देखा 5/18 कर लीजिए, 18 दिया 54, तो 3 × 5 बराबर 15%। तो जितनी आय है उसका 15% निकाल दिए, जो आएगा आंसर। हो गया ना आसान। आय का देखिए 15%, 46,000 दे रखा था इसने, 46,000 दे रखा था, गुणे 15/100 कर लीजिए, कितना आएगा करेंगे तो, करते हैं ना सीधे, 15 छक्का 90, 0 हासिल 9, 15 चौका 6 60, 6 60 9 के ना 69, 69 किस में आ रहा है, सी वाले में से। हो गया ना आसान। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं। खाली आपको एक चीज़ पर ध्यान रखना है, जब कोई डिग्री दिया हो, डिग्री, ये डिग्री को डी से डिनोट करें और हम परसेंट में चुनना है। देखिए हम कैसे याद करते हैं, डिग्री डी को 4 से आते हैं, परसेंट को 5 लाते हैं। जब यहाँ से इधर बढ़ रहा है तो इधर इसे क्या करते हैं, इसको 5/18 से भाग कर गुणा कर देते हैं। अगर प्रतिशत को डिग्री बदलना हो तो उल्टा करेंगे, 18/5 से गुणा कर लेंगे, बस इतनी सी करना है। ये आया कैसे, ये भी मैंने आपको बताया कि 100% जो बराबर होती है, अर्थात 100% इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि एक वृत्त 360 डिग्री होता है पूरी वृत्त का जो एंगल होगा। अब इससे इस रिलेशन निकालेंगे तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 5/18%। बस इससे कैलकुलेशन से पूरा कर देंगे जितनी जितनी आएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 96 से 100, ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले देखें इस तालिका को कहते क्या है, ये तालिका को ही तालिका बोलते हैं। निम्नलिखित तालिका को ध्यानपूर्वक से अध्ययन, जैसे पहले वाले को बार कहते थे, दूसरे को ग्राफ कहते थे, तीसरे को पाई चार्ट कहते थे, और चौथे को तालिका नुमा दिया है, तो इसे तालिका ही कहते, तालिका ग्राफ ही कहेंगे। अब देखिए विगत वर्षों में 3 राज्यों की संख्या लाख में है, ये सारी संख्या क्या है, लाख में दिए हैं। मैंने बताया था 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 1 लाख में 10⁵ होती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तालिका में देख लीजिए, ए का कॉलम दे रखा है, बी का दे रखा है और सी का दे रखा है। अब करते हैं क्वेश्चन। सभी वर्षों को मिलाकर बी राज्य की औसत जनसंख्या थी, बी को पकड़िए, सभी राज्यों को मिलाइए और औसत जनसंख्या निकालिए। सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या थी, राज्य बी की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट इसी में जोड़ना है सभी वर्ष को। 4 1 5, 8 5 13, 13 4 17, 17 6 कितना होगा 23, 23 2 25 को 5 बचा 2, 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, और 20 2 कितनी थी 22, 22.5। अब देखिए 3 वर्ष है, बटा 3 कर दीजिए। देखिए कितने वर्ष, 1 2 3 4 5 6, ये तो राज्य हैं, 6 वर्ष, पूरी 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 3.75 लाख, अर्थात 20 है। ऐसे ये लिखे
वर्ष 2002 से 3 के ए राज्य की जनसंख्या कितने %? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, इस पर टाइम बर्बाद ना करें, डायरेक्ट ग्राफ से ही देखे करें। 2002 और 2003 में ए वाले पकड़ेंगे, ए वाले एज को करेंगे और 2002 को लेंगे और 2003 को। इनमें देखिए 4.5 से 4.5 से 4.8 हो रहा है, 0.3 की वृद्धि हुई, 0.3 की हुई, और कितने पे हुई? 4.3 से। तो देखिए काट लिए, तो 3 करेंगे 1/15 हो गया, 15 गुणा 100 कर लीजिए, ये लाख में कर देंगे जितना 1/15 करिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/15 गुणे 100 करिए, तो 15 छक्का 90, 90 हो गया, 10 हो जाएगा, 10/15 कर देंगे, तो 5 दूना का 10 और 5 3 का 15, तो हो गया 6 सही 2/3। ऑप्शन क्या होगा सही? नहीं समझ में आया फिर दोबारा करते हैं। देखिए 1/15 था, गुणे 100 करना है, तो ये करेंगे 15 छक्का 90 हो गया, बचा कितना 10, 15 छक्का 90 10 100 हो गया। अब देखिए ये दोनों कट सकती है राशियाँ 5 से, 5 दूना 10, 5 3 15, अब पूरा क्या 6 सही 2/3 हो गया ना, ये वाला ऑप्शन डी वाला सही। 98 नंबर क्वेश्चन, 3 राज्यों की कुल जनसंख्या 2004-2005 में कितना अंतर है? तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या क्रमशः 2004-2005 में कितना अंतर है? अब देखिए कर लेते हैं, 2004-2005 का देखना है, 2004-2005 में जोड़ लीजिए, देखिए 4 2 6, 8 6 14, 14 को 4 हासिल 1, 5 5 10 3 13 1 14, 14.4 इसके हो गए, और 5 वाले में ले देखें 8 4 12, 12 3 15 को 5 हासिल 1, 5 6 5 11, 11 3 14 1 15, 15.5। देखिए 15.5 और 14.4 कितना का अंतर है? 1.1 का, और पूरी जनसंख्या 10 पे 5 लाख की है, तो अर्थात 11 वाला 11 गुणे 10 पे 4 घात होगी, तो ए वाला सही होगा, 11 गुणे 10 पे 4 हो गया ना। देखिए क्वेश्चन पे आया था 15.5 हम लोग का, और एक आया था 14.4, 2014 का 2004 का आया था, और ये 2005 का आया था। अब इसे जब करेंगे तो 1.1 होगा, क्योंकि लाख में दे रखे हैं संख्या, तो 10 पे 5 ये करेंगे तो ऑप्शन ए बेस्ट है। 99 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 2006 में 3 राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है? 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या, देखिए 2006 को कलम देखेंगे, ये रहा, कह रहा औसत जनसंख्या कितनी है, तो देखिए 5.8, 4.1, 3। अब देखिए तीनों राज्य, यहाँ पे राज्यों का पूछा 1 2 3, इनके 3 से भाग देंगे, 8 1 9, 9 6 15, 15 को 5 हासिल 1, अब 5 6 9, 9 6 15 1 16, 16.5 हो गया, भागा 3 कर देंगे, अर्थात कितना होगा 5.5। देखिए कौन सा मैच करता है, 5.5 सही है ना। अब देखिए 100 करता है, 2004-5 में तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात क्या है? सीधे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, मैंने अभी निकाला था 2014 का, आपको ज्ञात होगा, ये 2015 2005 का, 2004 का निकालेंगे तो यह था 14.4 का, और 2005 का निकालेंगे 15.5 का आया था, तो दोनों के बीच जनसंख्या का अनुपात देखिए, तो ये है 144, 14.5 हो गया, और 15.5, देखिए दशमलव दो ऊपर से नीचे अंश और हर में 10 का गुणा करेंगे, हट जाएंगे, 144/155, अर्थात 144 रेशियो 155, अर्थात कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही। पूरे 100 क्वेश्चन इस तरह से आपके सॉल्व हो गए। अच्छा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। एग्ज़ाम से पहले आप इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट हैं उसे लगा कर जाएं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा।